वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था oogenesis, तो आज हम अच्छे से इस स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस जो होता है, गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कलेक्टिवली इनको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो होते हैं इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती हैं, अगर हम देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है स्पर्मेटोगोनिया। ये एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो बेसमेंट होता है, जो वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूलस होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूलस जो होते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, लिंक में वो दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूलस जो होते हैं टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से क्या होता है, इनका माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जब ये माइटोटिक डिवीजन इनका हो जाता है, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, स्पर्मेटोगोनियम एक होता है, स्पर्मेटोगोनिया बहुत होती है। ये आता कहाँ से ये सेल? जब एक फेटल डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे यॉर्क सेल होता है, बनता है पहले। यॉर्क सेल से एक जर्म सेल बनती है। ये जर्म सेल जो होती हैं ये माइग्रेट हो जाती हैं टेस्टिस में। टेस्टिस मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूलस। तो वही से क्या होता है, यही से बनता है स्पर्मेटोगोनियम। या स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया बहुत होते हैं। तो इसका जो होता है, इसका जब माइटोटिक डिवीजन होता है इस तरीके से, अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, ये स्पर्मेटोगोनियम होता है। तो ये होता है डिप्लॉयड, इसका होता है माइटोसिस होता है। तो ये नंबर में बढ़ जाते हैं, बहुत सारे सेल्स हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं ये क्या रहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ही रहती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूलस की। लेकिन ये किस फॉर्म में रहती है? अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में। अभी यहीं पे क्यों रहते हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स क्यों रहते हैं यहाँ पे? क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है एक ही बार नहीं होता है, ये बार बार होता है। इसीलिए कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होता है अनडिफरेंशिएटेड में रहते हैं यहाँ इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास, ताकि जब भी हमें स्पर्म फॉर्मेशन होता रहेगा, कंटिन्यू प्रोसेस है ये। तो इस तरीके से ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं, जो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास रहती हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता हमें बार बार वो एज ए रिजर्वायर रहते हैं स्पर्म के। जो बाकी जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से कुछ बाकी जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका कंटेक्ट लूज हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो उनका मतलब डेवलपमेंट हो जाता है, वो डिफरेंट चेंजेस हो जाते हैं, वो बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। मतलब यहाँ पे जो होते हैं ये बन गए हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, ये जैसे ऊपर था डिप्लॉयड, वैसे यहाँ पे भी ये डिप्लॉयड ही रहेंगे। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको मैंने PS शॉर्ट में लिखा है क्योंकि बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाहते। जिस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया होता है इसी तरीके से डिप्लॉयड होते हैं। मतलब इनका जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो 46 रहता है। तो ये जो होते हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को क्या होता है, इनको हो जाता है पीरियडिकली मियोसिस। मतलब NCERT के हिसाब से मैं मतलब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। NCERT ने क्या बोला है यहाँ पे कि इनको पीरियडिकली मियोसिस होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मतलब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, पहले मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा, DNA फॉर्मेशन हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब दूसरा मियासिस हो जाती है, वहाँ पे क्या होते हैं पोलस, ये जो
सेलस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं टुवर्ड्स द पोलस। तो यहाँ पे मैंने मियासिस फर्स्ट को ऐसे लिखा है, सेकंड को मैंने इस तरीके से लिखा है। तो जब ये पहले मियासिस फर्स्ट हो जाएगा, फिर दूसरा मियासिस हो जाएगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं दो सेल्स बनेंगे। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले इस मियासिस फर्स्ट और सेकंड के बाद यहाँ पे दो सेल्स बनेंगे। इन दो सेल्स को बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे जब मियासिस जब होता है, तो जब हम सेल डिवीजन को पढ़ते हैं, इस माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो डिप्लॉइड यहाँ पे थे, वो क्या हो जाएंगे हैप्लॉइड में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एन ही लिखा है, मतलब दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, तो दो मैंने एन लिखा। लेकिन मसला यहाँ पे ये होता है, ये जो स्पर्मेटोसाइट्स जो बनते हैं ये किसके थ्रू बनते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड, इनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होता है। तो ये 4 इक्वल, मतलब इनका भी डिवीजन होता है, ये फिर मतलब डिवाइड होके क्या बनाते हैं, 4 सेल्स। 4 सेल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। तो ये जो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये क्या रहते हैं, ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो मतलब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इनमें रहता है। ये अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक सेल इससे जुड़ा होता है, ये एक सेल इससे जुड़ा होता है। इससे क्या होता है, जब भी स्पर्म जो होता है निकलता है, वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज, मतलब गुच्छे में निकलता है। यही ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होता है इनको इकट्ठे रख देता है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक, ये जो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, यानी स्पर्म में। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरीके से क्या होता है, ये स्पर्मेटोडिल्स जो होते हैं ये बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ, या इनको बोलते हैं स्पर्म्स। तो ये भी क्या रहते हैं, ये थोड़ा जुड़े जुड़े रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये जो होता है, ये स्पर्मेटोजोआ बनते हैं किसमें, सेमनीफेरस ट्यूबुलस में। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेजेनेसिस जो होती है, इससे क्या होता है, ये जो स्पर्म्स जो होते हैं ये सर्टुली सेल्स, मतलब जब हमने देखा है सेमनीफेरस ट्यूबुलस में जो होते हैं कुछ सेल्स जो होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं सर्टुली। इनमें क्या रहते हैं, स्पर्म्स, ये एम्बेडेड रहते हैं। फिर क्या होते हैं, फाइनली ये सेमनीफेरस ट्यूबुलस को मैंने शॉर्ट में लिखा है ST। फाइनली क्या होते हैं, जब स्पर्म जो बनते हैं इस सेमनीफेरस ट्यूबुलस से निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं लीमन में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखना है इम्पॉर्टेंट, हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि ये क्या होता है, दो चीज़ें, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा जो होते हैं हार्मोन्स जो होते हैं, जब तक हार्मोन्स नहीं तब तक ये प्रोसेस नहीं होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती हैं ये 18 साल के बाद, यानी प्यूबर्टी जो होती है मेल्स में, तब ये स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों होती हैं, तब उस टाइम पे क्या होता है, हार्मोन जो इसमें लगते हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे, वो एडिकेट में होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, ये 18 साल तक डोर्मेंट स्टेज में रहता है। जब 18 साल मतलब हो जाता है, जब प्यूबर्टी आ जाती है मेल्स में, क्या उससे क्या होता है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाते हैं गोनेडोट्रोपस में, गोनेडोट्रोपिन में, मतलब गोनेडोट्रोपिन जो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, GnRH शॉर्ट में इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, ये बनता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से। जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन में होता है, वहाँ से GnRH रिलीज़ हो जाता है। लेकिन इसका जो टारगेट जो होता है GnRH का, इसका टारगेट जो होता है, जब हम पिट्यूटरी को पढ़ते हैं, पिट्यूटरी में 2 लोबस होता है, एक होता है एंटीरियर फ्रंट वाला, दूसरा होता है पोस्टीरियर। ये जो एंटीरियर लोबस जो होते हैं इसमें क्या होता है, गोनेडोट्रोपस होते हैं सेल्स। तो इसमें क्या होता है, जो GnRH जो होता है ये इसका टारगेट वही होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो लोब होता है इसमें टारगेट, जिसमें क्या होता है गोनेडोट्रोपस। जब ये यहाँ से निकलता है हाइपोथैलेमस से,
ये GNHRH सीधे ये जो होता है स्टॉक जो होता है इसका पिट्यूटरी और इसके मतलब हाइपोथैलेमस के बीच में जो ये पोर्शन इसको बोलते हैं इन्फेंटिबुलम, इसके थ्रू ये सीधा चला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। वहाँ पे गैनेडोट्रोपस होते हैं। गैनेडोट्रोपस को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है GNHRH जो हाइपोथैलेमस से निकलेगा। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक निकलता है LH जिसको बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे मसला ये होता है, ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं या LH, ये क्या करता है, लेडिक सेल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको, लेडिक सेल्स होते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ पे जो लेडिक सेल्स होते हैं तो ये क्या करता है, LH इन्हीं को टारगेट कर देता है। तो जब इनको ये टारगेट कर देता है, ये सेल्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं एंड्रोजनस। और जहाँ पे ये जो एंड्रोजनस यहाँ पे होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरीके से जो FSH होता है ये भी इसी गोनेडोट्रोपस से निकलता है। तो ये क्या करता है, ये जाता है सेरोटोनिन सेल्स में, जो इसमें ये वाले सेल जो होते हैं इसको टारगेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो होता है कुछ फैक्टर्स रिलीज की, यहाँ पे कोई मतलब हार्मोन मतलब कोई एंड्रोजन नहीं निकलता है, लेकिन जो NCERT जो होती हैं वो मेंशन कर देती है कुछ फैक्टर्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, लेकिन वो उन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। जब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कर देते हैं। इस तरीके से जो होता है ये जो हार्मोन्स जो होते हैं, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो फिर मतलब कैसे इनको इम्पैक्ट कर देता है, कैसे ये FSH को रिलीज़ करने में हेल्प कर देता है, और ये कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं ये जो हार्मोन्स होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इन हार्मोन्स के बगैर जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए इनका रोल बहुत ज़रूरी होता है, मेंशन करना होता है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।